अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम असगर है और आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 बोहर के एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। जो बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, दरअसल रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें जो दो नकायस थे। ठीक है, पहला नुक्स ये था कि एटम जो है वो क़याम पज़ीर क्यों है। ठीक है, तो दूसरा ये था कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब ये थ्योरी यानी हम थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज रखते हैं, तो मतलब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज रखते हैं, इसको जो है एनर्जी खारिज करते रहना चाहिए और आखिरकार ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एटम जो है वो तो इसका मतलब है फिर गैर क़याम पज़ीर हुआ, लेकिन एटम जो है वो क़याम पज़ीर होता है। दूसरी बात ये थी कि इसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो इसे रोशनी का मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन एटम जो है वो हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अच्छा, फिर दो सवाल यहाँ से निकले कि एटम क़याम पज़ीर क्यों होता है और दूसरा ये सवाल था कि जो है एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है। तो बोहर ने ये दोनों जो चीज़ें हैं अपने मॉडल में बयान की हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या था कि फिर हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड के बारे में ये था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्योंकि चार्ज रखते हैं, इसे मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए, इसे क्या है न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाए तो एटम तो इसका मतलब गैर क़याम पज़ीर है, लेकिन एटम क़याम पज़ीर होता है। अच्छा, दूसरी बात इसने ये की थी रदरफोर्ड ने कि एटम को जो है वो मुसलसल, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि एटम हकीकत में क्या है लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि हम मुसलसल स्पेक्ट्रम नहीं लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो दो सवाल यहाँ पे अराइज हुए कि एटम जो है वो क़याम पज़ीर है, तो लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक क़याम पज़ीर ही नहीं बन रहा। दूसरी बात क्या थी कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, मतलब कि मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है। सवाल यहाँ से ये अराइज होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम वो कैसे देता है। तो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, बोहर की थ्योरी हम पढ़ते हैं कि बोहर ने कहा जो इलेक्ट्रॉन है गर्दिश कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, ये न्यूक्लियस समझ लें, तो ये एनर्जी खारिज ही नहीं करते। समझ आ रही है ना, कहता है कि ये एनर्जी क्या है खारिज ही नहीं करते जब तक ये मखसूस ऑर्बिट में रहते। ठीक है, इसलिए एटम जो है वो क़याम पज़ीर है। चलो, ये बात तो पहली बात तो ये आ गई कि इसने कहा कि मखसूस ऑर्बिट में, ठीक है, मखसूस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी खारिज ही नहीं करते। अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। अब दूसरा सवाल ये था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाते हैं। अच्छा, इसने ये बताया कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बनाते हैं कि ये जो है ना, ये कम एनर्जी वाले ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है ना, वो होता है कम एनर्जी वाले ऑर्बिट, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वो होते जाते हैं ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट। ठीक है, तो ये इसे क्या है कि ये है ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट। अच्छा, इसने ये कहा कि न्यूक्लियस के जो करीब ऑर्बिट होता है वो कम एनर्जी वाला ऑर्बिट, न्यूक्लियस से जो दूर होता है वो ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाते हैं तो क्या है कि ये रोशनी जज़ब कर लेते हैं, उतनी रोशनी जज़ब करते हैं जितनी इन्हें चाहिए इस ऑर्बिट में घूमने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाते हैं तो ये एनर्जी खारिज करते हैं और इतनी अपने पास रखते हैं जितनी इसे घूमने के लिए ज़रूरत होती है। तो इस तरह क्या था
कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों बातों की समझ आ गई होगी। रदरफोर्ड के जो नकाश थे उसको इसने इस तरह से रिजॉल्व किया है। अभी हम इसके जो मफरूज़े हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं कि नील बोहर ने अपने क्या क्या मफरूज़े जो हैं वो पेश किए। नील बोहर की जो थ्योरी है, पहली थ्योरी क्या थी? अच्छा, इसने एक और अहम बात की, इसने हाइड्रोजन एटम का बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा और कोई डिस्कस नहीं किया। हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने भी बात की, इसने भी बात की, नहीं ये बात ठीक है। उसके बाद क्या है, हर ऑर्बिट की मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज है, ठीक है। एक मुतय्यन एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है और इसकी अपनी एनर्जी है। अच्छा, तो जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी उसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट कहते हैं। जो न्यूक्लियस से जितना दूर होते जाता है वो ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट होता है, यानी कि न्यूक्लियस से सबसे मैक्सिमम फासले पर जो है उसकी एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाला उसे ऑर्बिट कहेंगे, जो करीब है उसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट कहेंगे। उसके बाद ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिट में रहता है एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। मतलब कि मखसूस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा, अगर इसमें है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा, अगर इसमें है तो इस ऑर्बिट में है तो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा। आई होप कि आपको तीसरे पॉइंट की भी समझ आ चुकी होगी। अब चौथा पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है तो एनर्जी जज़ब करता है। कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है तो क्या होता है, एनर्जी जज़ब करता है। एनर्जी जज़ब करता है, कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और फिर अगली बात क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस आता है एनर्जी खारिज करता है। जब ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है, ठीक है, तो एनर्जी क्या करता है? खारिज करता है। आई होप कि आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि तब्दीली जो एनर्जी है, हम प्लांक्स, ठीक है, मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए या उसके मॉडल को अपनाते हुए ये थ्योरी पेश की गई। इसकी मसावा से हम एनर्जी जो है वो मालूम कर सकते हैं। एनर्जी क्या है? डेली जो है एनर्जी की में तब्दीली को कहा जाता है। ये आगे हमारे पास E2 - E1 और ये H न्यू, ये V नहीं है, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो न्यू है ये क्या है कि ये रोशनी की फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो H है इसकी वैसे कीमत होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जॉल और सेकेंड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद लास्ट वाला है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ऑर्बिट्स में हरकत कर सकते हैं जिनमें इनका एंगुलर मोमेंटम ये, ठीक है, mvr = nh/2π और n से मुराद होता है क्वांटम नंबर या ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में इसकी क्या है कि एंगुलर मोमेंटम हम मालूम कर सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, यानी n की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बोहर की एटॉमिक थ्योरी। अब मैं दोबारा ज़रा रिवाइज करवाता चलूँ कि जो थ्योरी पेश की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, उस थ्योरी ने एक तो प्लैंक-पॉइंटिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया और उसके अलावा दो नकाइस इसमें थे। एक नुक्स ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो उसे न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए और क्या है कि एटम को तबाह हो जाना चाहिए। दुनिया जो स्टेबल है, छोटे छोटे एटमों से बनी हुई है, तो एक तो ये सवाल आ गया कि ये एटम जो है ना ये स्टेबल होता है, यानी क्या पजीर होता है, तो ये गैर क्या पजीर नहीं। दूसरा सवाल ये था, इसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो इसे मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए ना, लेकिन एटम हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम बनाते। फिर क्या हुआ कि बोहर ने थ्योरी पेश की। बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिट में होते हैं तब एनर्जी खारिज ही नहीं करते, ठीक है। फिर अगला सवाल ये आता है कि अच्छा फिर लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बताते हैं। इसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी जज़ब करते हैं, जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं? खारिज करते हैं। अच्छा, अगर एनर्जी इस तरह से जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो आई होप के आपको समझ आ चुकी होगी और इस तरह इसने काफ़ी हद तक जो है
इस मसले को रिजॉल्व कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगती है तो साथ शेयर भी कर दीजिएगा।